हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो यस, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ योर बीआरबीएल कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक मैकमिलन की समरी। तो ये चैप्टर को बहुत ही अमेजिंग तरीके से विद इन 20 मिनट्स के अंदर में हम क्या करने वाले, समराइज करने वाले। बहुत सारे मैं फ्लो चार्ट्स लेके आया हूं जो कि हर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट और हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से समराइज करके दे देगा। सो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हो और अगर आप पेड एस्पिरेंट हो तो थम्स अप बटन पे क्लिक करके अपनी वैल्यूएबल रेटिंग दे दीजिए, क्योंकि सेशन बहुत ही अमेजिंग होगा और ये पूरा चैप्टर आपका विद इन 20 मिनट्स के अंदर में बहुत ही अमेजिंग तरीके से समराइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड द हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। तो हमारे पास कौन सा सेशन चल रहा है सर? कौन सी सीरीज चल रही है? आपकी मैकमिलन समरी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर में कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक का यहां पे हम समराइज देखने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आपको कोई भी डाउट है फील फ्री टू बी आस्क मी इन द चैट बॉक्स। इधर मी और माय टीचिंग असिस्टेंट्स विल रिजॉल्व योर ईच एंड एवरी डाउट। तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है लाइसेंस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? लाइसेंस ऑफ व्हाट? लाइसेंस ऑफ बैंकिंग कंपनी। देखिए, आप सभी को यहां पे पता है कि सर अगर कोई बैंकिंग बिजनेस करना है तो बैंकिंग बिजनेस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चीजों की रिक्वायरमेंट्स है? दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है आपका रजिस्ट्रेशन और आपका यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन। अब या तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या तो इनकॉर्पोरेशन होना पड़ेगा। किसके अंदर में? कंपनीज एक्ट के अंदर में। और आप यहाँ पे या तो स्पेशल स्टैचू के अंदर में, स्पेशल आपके स्टैचू के अंदर में रजिस्टर और आपको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा। और जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस फ्रॉम होम? लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये वाला जो सेक्शन हमारे पास गवर्न करता है, सेक्शन 22 आपका गवर्न करता है। अब लाइसेंस आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस को फुलफिल करनी पड़ेगी। सो आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा। ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड होगी तभी आप एज अ बैंक क्या कर सकते हो? ऑपरेट कर सकते हो। ये सबको ये पता है सर। अब यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं कि सर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जब आया तब ये सेक्शन 22 आया, लेकिन इससे पहले भी तो बैंक थे हमारे पास, धनलक्ष्मी बैंक, इंपीरियल बैंक, फेडरल बैंक। तो ये सारे बैंकों क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी? इनको भी थी, लेकिन जब ये एक्ट आया तो उनको 6 महीने के अंदर में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन आएगा। आइए देखते हैं हमारे पास क्या कहता है। तो अगर कोई भी बैंकिंग बिजनेस कमेंस करना है, कोई भी यहां पे बैंकिंग बिजनेस इंडिया में अगर करना चाहते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पे लाइसेंस लेना पड़ेगा अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और किससे लेना पड़ेगा ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप कोई भी यहां पे बैंकिंग बिजनेस करते हो बिना कोई लाइसेंस, वो कंप्लीटली आपका क्या होगा? वो कंप्लीटली आपका प्रोहिबिटेड है, यानी आप कर ही नहीं सकते। लाइसेंस होगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते। देखिए, हमारे पास वो सारे बैंकिंग कंपनी जो कि एग्जिस्टेंस में थे। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आने से पहले जितने भी बैंकिंग कंपनी थे उनको कंपलसरी था कि विद इन 6 मंथ के अंदर में लाइसेंस आप ले लीजिए। सो 6 मंथ के अंदर में इनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया गया कि लाइसेंस आपको लेना ही लेना है। पहला कंसेप्ट हो गया। लेकिन सर अगर मान लो कि कोई हमारे पास यहां पे एग्रीव्ड है, कोई भी बैंकिंग कंपनी जिसका लाइसेंस अननेसेसरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया, तो वो एग्रीव्ड पर्सन और वो एग्रीव्ड बैंकिंग कंपनी किसके पास अपील करेगी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? क्या इनके पास करेगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। दूसरा मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा कितने दिन में अपील होगा। तो अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है बाय द डिसीजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया for not getting the license, even after he is thinking that he is fulfilling all the conditions, then he can make an appeal with the central government within a 30 days। तो 30 दिन के अंदर में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील करो। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होगा, आपको लाइसेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो फुल एंड फाइनल होने वाला है। देखिएगा, कहता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी अगर वो एग्रीव्ड है किसके डिसीजन से? डिसीजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो विद इन 30 डेज के अंदर में जब से आपका यहां पे डिसीजन कम्युनिकेट हुआ,
आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। और जो भी यहां पे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का अपील पे आएगा वो आपका क्या होने वाला है, वो आपका फुल एंड फाइनल होगा। कहने का मतलब इसके अगेंस्ट में आप कोई भी यहां पे अपील, सेकंड अपील, रिवीजन अलाउड ही नहीं है। सो ये वाला कंसेप्ट भी आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। अमेजिंग तरीके से समराइज हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सेक्शन आता है दैट इज योर सेक्शन 11 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सेक्शन 11 ऑफ व्हाट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कि आपका बताता है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। अब जब मैं मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की बात करूं तो हमारे पास दो टाइप के बैंक होते हैं। एक है हमारे पास इंडियन बैंक और सेकंड है हमारे पास फॉरेन बैंक। तो सर इंडियन बैंक के लिए कितनी पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, फॉरेन बैंक के लिए कितनी पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आइए इस सेशन के अंदर में अमेजिंग तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू हम हर एक कंसेप्ट को कवर कर लेंगे। इंडियन बैंक में हमारे पास कंसेप्ट आता है कि ऑपरेट कहां पे हो रही है, मुंबई में हो रही है अलग के पेड अप शेयर कैपिटल, कलकत्ता में हो रही है अलग पेड अप शेयर कैपिटल, अदर देन मुंबई और कलकत्ता अलग पेड अप शेयर कैपिटल। तो आइए यहां पे देखते हैं मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने वाले हैं फॉरेन बैंक से रिलेटेड। आप देख पा रहे होगे कि आपका ये फ्लो चार्ट्स के वे में अमेजिंग तरीके से हर एक कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। तो मैं अगर यहां पे बताऊं फॉरेन बैंक के लिए ऐसा कोई भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नो प्रिस्क्राइब्ड ऑफ, यहां पे हमारे पास क्या है, नो प्रिस्क्राइब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। इनके लिए पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रिस्क्राइब नहीं है। तो सर इनके लिए क्या प्रिस्क्राइब है, इनको यहां पे डिपॉजिट रखना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनको यहां पे डिपॉजिट रखना पड़ेगा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट। वो अमाउंट कौन सा है, वो अमाउंट है आपका 15 लाख रुपए। अगर कोई फॉरेन बैंक अदर देन मुंबई और कलकत्ता में ऑपरेट कर रही है तो 15 लाख का डिपॉजिट रखो। अगर वो फॉरेन बैंक ऑपरेट कर रही है या तो आपका मुंबई में या तो आपका कलकत्ता में, तो 20 लाख रुपए का क्या लगेगा, पेड अप शेयर कैपिटल यहां पे लगेगा। अब सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल ही नहीं, अब ये डिपॉजिट्स आपका यहां पे जो डिपॉजिट्स है पेड अप शेयर कैपिटल से कंफ्यूज मत होना, ये अमाउंट में रखना पड़ेगा, या तो कैश में रखो या तो गोल्ड में रखो या तो अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज में रखो। इसके अलावा जितना भी इंडियन ब्रांचेस से आप प्रॉफिट कमा रहे हो, फॉरेन बैंक सुनो, अगर आप इंडिया के किसी भी ब्रांचेस से प्रॉफिट कमा रहे हो उसका 20% भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट रखना है। तो एक अमाउंट आपका 20%, जो कि हर साल आप जो भी बिजनेस करोगे थ्रू द ब्रांचेस ऑफ इंडिया, इंडिया से जो भी करोगे ये भी आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये आपके हाईली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और 3 क्वेश्चंस मैंने आपके कवर कराए। फिर इसके बावजूद भी हमारे पास कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, कंटेंट है। देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी फॉरेन बैंक को एग्जम्प्ट कर सकते हैं किसी भी रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपॉजिट से, अगर यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर कल को अगर फॉरेन बैंक अपना बिजनेस सीज कर दे तब उनके डिपॉजिट का क्या होगा। तो यहां पे हमारे पास ये सारे डिपॉजिट्स पे एसेट क्रिएट हो जाएंगे, यानी चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जितने भी क्रेडिटर इंडिया में फॉरेन बैंक के हैं, इंडिया में जितने भी क्रेडिटर वो फॉरेन बैंक के हैं, उनका फर्स्ट चार्ज क्रिएट हो जाएगा। मतलब उन डिपॉजिट पे हक किनका होगा, उन डिपॉजिट्स पे हक इंडिया के क्रेडिटर का होगा। वो सेटअप करने के बाद जो भी पैसा बच गया वो वापस हम कर सकते हैं फॉरेन बैंक को। और आप डिपॉजिट रखना चाहते हो तो कैश में, अनइनकम्बर्ड अप्रूव सिक्योरिटीज में रख सकते हो। अनइनकम्बर्ड का मतलब होता है आपका फ्री फ्रॉम चार्ज, इसके ऊपर में कोई भी चार्ज आपका क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो ये आपके 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट और 6 क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सर इंडियन बैंक है, तो इंडियन बैंक के लिए हमारे पास क्या होगा। देखिएगा, इंडियन बैंक के बारे में मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। इंडियन बैंक के केस में हमारे पास क्या है, इसमें देखना है कि आपका ऑपरेशन कहां पे है, कौन से स्टेट में ऑपरेट कर रहे हो। अगर एक स्टेट में कर रहे हो तो अलग पेड अप शेयर कैपिटल, एक स्टेट से ज्यादा कर रहे हो तो अलग पेड अप शेयर कैपिटल, मुंबई में कर रहे हो तो अलग पेड अप शेयर कैपिटल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका इंडियन बैंक से रिलेटेड। देखिएगा, अगर यहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस मोर देन 1 स्टेट में है तब कितना पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए, 5 लाख रुपए का चाहिए। लेकिन 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 ये आउटसाइड होना चाहिए, ना तो आपका मुंबई हो ना तो आपका कलकत्ता हो, समझिएगा।
ना तो मुंबई हो ना तो कलकत्ता हो, उस पर्टिकुलर केस में 5 लाख रुपए का आपको पेड अप शेयर कैपिटल है, अगर मोर देन वन स्टेट में हो। लेकिन अगर आपका यहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में है और ना ही वो स्टेट आपका मुंबई और कलकत्ता है, तब 1 लाख रुपए। मतलब सर अगर एक स्टेट से ज्यादा है तो 5 लाख रुपए, वो स्टेट ना तो मुंबई कलकत्ता हो। फिर मैंने बताया एक ही स्टेट में तो 1 लाख रुपए, लेकिन वो स्टेट ना तो मुंबई और कलकत्ता हो। फिर हमारे पास आता है कि अगर आपका यहां पे कोई ब्रांच ऑफिस भी है उस स्टेट में जहां पे आपका प्रिंसिपल ऑफिस है, यानी सेम ही डिस्ट्रिक्ट में प्रिंसिपल ऑफिस है, सेम ही डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच ऑफिस है, तो 10,000 का और क्या रखना पड़ेगा आपको, एडिशनल पेड अप शेयर कैपिटल रखना पड़ेगा। सो प्लस 10,000 ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्लेस ऑफ बिजनेस इन द सेम, ध्यान से सुनिएगा, अगर सेम ही डिस्ट्रिक्ट में प्रिंसिपल ऑफिस है, सेम ही डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच ऑफिस है, तो एडिशनल 10,000 का पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन आउटसाइड अगर कहीं और पे, यानी सेम डिस्ट्रिक्ट, मतलब मान लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मतलब हमारे पास पंजाब में एक यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब के लुधियाना शहर में, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में प्रिंसिपल ऑफिस भी है और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच ऑफिस भी है, तो आपका 10,000 का एडिशनल पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन पंजाब के स्टेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफिस है, और अमृतसर में एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे हेड इसका यहां पे ब्रांच ऑफिस है, तो अब एडिशनल पेड अप शेयर कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है, 25,000 रुपीज की रिक्वायर्ड है। और हमारे पास यहां पे क्या कहता है, नॉर्मल केस में कितना पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, बाकी नॉर्मल केस में 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए। अब पॉइंट आता है कि सर अगर ये सेम सिनेरियो, अगर मैं आपको बोलूं मुंबई और कलकत्ता से रिलेटेड, तो मुंबई और कलकत्ता अगर एक ही स्टेट में ऑपरेट कर रही है, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल इनको भी रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम इट मुंबई और कलकत्ता से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि आपको 25,000 की एडिशनल पेड अप शेयर कैपिटल रखनी है आउटसाइड द सिटी ऑफ मुंबई और कलकत्ता। अगर आपका कोई भी ऐसा ब्रांच ऑफिस जहां पे प्रिंसिपल ऑफिस है उसके बाहर है, तो 25,000 आपको और एडिशनल पेड अप शेयर कैपिटल रखना है। लेकिन मुंबई और कलकत्ता का एक एक्सेप्शन पॉइंट, ऑन एन एवरेज एग्रीगेट अगर मैं बोलूं, टोटल आपके पास इतने ब्रांच नहीं होने चाहिए जिसके कारण आपका पेड अप शेयर कैपिटल एग्रीगेटली 10 लाख रुपए से एक्सीड कर रहा है। सो किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए से एक्सीड ना करे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है। तो मैंने आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से, इसमें कम से कम 40 मिनट्स इन्वेस्ट होता है, लेकिन मैंने नोट्स आपको इस तरीके से बना के दिए हैं कि 3 ही 4 स्लाइड में हर एक कंटेंट आपका ब्यूटीफुल तरीके से समराइज हो गया। आई होप आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कैपिटल की लिमिट। हमारे पास आता है ASP, ऑथराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है मैक्सिमम शेयर कैपिटल दैट द बैंकिंग कंपनीज बी इशूड। तो यहां पे मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल है जिसमें से यहां पे बैंकिंग कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स जनरल पब्लिक को, उसे कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कितना शेयर होल्डर ने पेमेंट किया है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट जो कंपनी यहां पे मंगाती है। और सब्सक्राइब का मतलब होता है कितने शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब किए। इसका भी हमारे पास एक लिमिट लगाया गया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसको मैं मिनोमिक के फॉर्म में याद करवाता हूं। मिनोमिक क्या याद रखना है, ASP क्या है, 4:2:1। तो 4:2:1 में ही हमारे पास होना चाहिए, पूरा कंसेप्ट आपका हो गया। अब प्रोविजन भी वही कहता है, प्रोविजन क्या कहता है कि जितना आपका सब्सक्राइब कैपिटल होगा वो हाफ होगा किसके, ऑथराइज शेयर कैपिटल के। देखो कहता है शैल नॉट बी लेस देन द हाफ ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। जितना आपका पेड अप शेयर कैपिटल है वो किसका हाफ होगा, वो आपका हाफ होगा सब्सक्राइब कैपिटल का। और सुनो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि अगर किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ तो ये 2 साल के अंदर में इसी ऑर्डर में आपको लेके आना पड़ेगा, 4:2:1 के अंदर में लाना पड़ेगा। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसपे 2 पॉइंट्स आपके यहां पे बन गए। हाँ 2 पॉइंट्स यहां पे आप लोगों के बन गए। समझ में आया क्या, आप सभी को समझ में आया ना।
सो आई होप कि आपने यहाँ पे सारी चीजें नोट डाउन कर ली होगी, समझ में आया। ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। कैपिटल इंक्रीज हुई तो 2 साल के अंदर में सेट आउट करना पड़ेगा। और मिनोमी क्या है? एएसपी, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल 4:2:1। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, जो है आपका वोटिंग राइट्स के ऊपर हमारे पास आता है। वोटिंग राइट्स ऑफ अ शेयर होल्डर, देखिएगा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब मैं वोटिंग राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर बोलूं ना, तो हमारे पास मैक्स टू मैक्स, आप किसी बैंकिंग कंपनी में मैक्स टू मैक्स कितना यहां पे शेयर होल्डिंग रख सकते हो? तो मैक्स टू मैक्स 10% रख सकते हो टोटल वोटिंग पावर का, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर स्पेशल परमिशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो 26% तक आपको परमिशन मिल सकती है, लेकिन उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। क्या कहता है हमारे पास सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, रिस्ट्रिक्शन लगाता है आपका यहां पे, नो पर्सन होल्डिंग शेयर इन अ बैंकिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सेस 10% से ज्यादा आप शेयर होल्ड नहीं कर सकते हो। समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। और क्या रहा है कि अगर आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल परमिशन है, तो ये वोटिंग पावर आपका टोटल वोटिंग पावर में 26% तक इंक्रीज हो सकता है, उससे ज्यादा आपका इंक्रीज नहीं होगा। चलिए, ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फिर आता है हमारा वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, दैट इज ए कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट। ये इस पॉइंट में मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत ही हमारे पास यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कमीशन डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास है प्रायर अमेंडमेंट और आपका यहां पे आफ्टर अमेंडमेंट। अब इसमें मैक्सिमम कितना कमीशन दे सकते हो? अगर कोई शेयर्स यहां पे सेल करती है बैंकिंग कंपनी, तो कमीशन देना पड़ता है ब्रोकर का, वो है आपका 2.5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। पहले ये किसके साथ लिंक था? पेड अप शेयर कैपिटल के साथ लिंक था। तो क्या कहता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका इंपोज करता है सीलिंग ऑन कमीशन, ब्रोकरेज डिस्काउंट और रेमनरेशन, एंड अकॉर्डिंगली कितना यहां पे बोला गया है? 2.5% of what the price at which the shares are issued, यानी इशू प्राइस का 2.5%। पहले ये कितना था? पहले की बात करूं तो आपका ये अमेंडमेंट किसके साथ लिंक था? ये आपका पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स के साथ लिंक था। तो ये दो आपके हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद करना है, बिफोर अमेंडमेंट और आपका यहां पे आफ्टर अमेंडमेंट। चलिए, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आज के सेशन का, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सर? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपके बैंकिंग कंपनी का जो डायरेक्टर है वो इंटरेस्टेड है। किसमें इंटरेस्टेड है? किसी भी फॉर्म में या कंपनी में उसका कोई ट्रांजैक्शंस का इंटरेस्ट है, या उसने कोई शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर मैं फॉर्म के कंटेक्स्ट में बात करूं तो आपका 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शनल इंटरेस्ट और 10% ऑफ द टोटल जितने भी उस फॉर्म के अंदर में कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं, अगर आपका इससे ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर माने जाओगे। और अगर आप ऐसा ही माने गए तो आपको यहां पे मीटिंग में तो पार्टिसिपेट किया जाएगा, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते अगर उस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी यहां पे ट्रांजैक्शन है। जैसे एग्जांपल देते हैं यहां पे हमारे पास एबीसी एंड एसोसिएट्स, जिसमें मैं एक डायरेक्टर हूं और मैं वहां पे मैंने मान लो कि मैंने 5 लाख रुपए से ज्यादा मेरा ट्रांजैक्शन उस फॉर्म के साथ होता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर कल को वो फॉर्म मेरे बैंक के पास लोन लेने के लिए आती है, तो मैं इस अप्रूवल पे बिल्कुल भी वोट नहीं करूंगा और यहां पे मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, लेकिन इस फेवर में मैं कोई भी वोट नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर माना जाऊंगा। क्या कहता है हमारे पास? सेक्शन 5 सबसेक्शन एनआई आपका डिफाइन करता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को। इसमें कहता है कि अगर कोई भी आपका यहां पे डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर आपके यानी स्पाउस के साथ, माइनर चाइल्ड के साथ या रिलेटिव के साथ 5 लाख रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट किसी कंपनी में रखता है, या और क्या बोला? 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, जितना उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 10% मेरा ही उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है, तो मैं एज अ बीइंग अ बैंकिंग कंपनी डायरेक्टर में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर माना जाऊंगा। और वो कंपनी कल को कोई भी ट्रांजैक्शन करेगी तो मैं उसमें ना तो यहां पे वोट करूंगा और ना ही मैं बोलूंगा कि हाँ इसको लोन दो, क्योंकि तो मेरा ही इंटरेस्ट है ना उसमें। दैट्स व्हाई द रीजन ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। लेकिन फॉर्म के केसेस पे क्या है? आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट 10% ऑफ द टोटल कैपिटल सब्सक्राइब बाय ऑल द पार्टनर्स। पहले ये 10% ऑफ द प्रॉफिट था, लेकिन अब ये रिवाइज हो चुका है 10% ऑफ द टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ऑल द पार्टनर्स। अगर इतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है तो मैं क्या माना जाऊंगा? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर डायरेक्टर का माना जाऊंगा। तो आज का सेशन हमारे पास इतना ही। आई होप कि अमेजिंग तरीके से हमारे पास विद इन 20 मिनट्स के अंदर में पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया।
आई होप सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने सच में किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पेड एस्पिरेंट्स हो तो फटाफट से थम्स अप बटन पे क्लिक कीजिए, और थम्स अप बटन पे क्लिक करके आप अपनी वैल्यूएबल रेटिंग्स दे सकते हो। आपका फीडबैक मेरे लिए मैटर करता है, सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल रेटिंग बाय जस्ट क्लिक अपॉन द थम्स अप बटन। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले चैप्टर में इसी तरीके से 20 मिनट के अंदर में क्रिस्पी वे में अमेजिंग तरीके से हम अपने चैप्टर को समराइज कर लेंगे। अगर सच में एंजॉय किया तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक अपॉन द थम्स अप बटन एंड गिव योर वैल्यूएबल रेटिंग, एंड आल्सो गिव your like button. Please press upon the like button and do share with your all friends. मिलते हैं अगले सेशन में। Till then take care. Thank you very much guys.